नमस्कार, मैं अमरीश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं ज्योग्राफी के एक छोटे से टॉपिक अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए मैं पहले अक्षांश रेखाओं को इस वीडियो में देखेंगे और इस लघु वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे, ज्योग्राफी का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये। यदि इसे आप नहीं जान पाएंगे तो ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगी। अर्थात पूरे पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है उसके विषय में हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सी रेखाएं किस चीज को प्रदर्शित करती है और वो रेखाएं कितना डिग्री अक्षांश पर खींचा गया है और कितनी डिग्री देशांतर पर खींची गई रेखाएं हैं, और अक्षांश रेखाएं क्या बताता है और देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं। इन सब चीजों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो है, चलिए देखते हैं। हम जो इस पर चित्र बनाए हैं वो पृथ्वी का चित्र है। अर्थात ये जो पृथ्वी है, अर्थात इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी के ये जो बीच में आप देख रहे हैं, पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश है। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है और इसे द ग्रेट सर्कल ऑफ अर्थ अर्थात पृथ्वी पर खींची गई महान वृत्त भी कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी पर सबसे बड़ी रेखा यदि देखा जाए तो यही भूमध्य रेखा ही है। भूमध्य का मतलब होता है, भू मतलब पृथ्वी, मध्य मतलब बीचों बीच। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई रेखाएं भूमध्य रेखा कहलाता है। विषुवत रेखा इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि पूरे विश्व को 2 भागों में बांटा गया है, अर्थात पूरी पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया है इसमें। अर्थात ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके समानांतर रेखाएं खींची गई हैं, ऊपर भी और नीचे भी। पृथ्वी के सुदूर उत्तरी जो भाग है इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के सुदूर उत्तरी भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जबकि सुदूर दक्षिणी भाग को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अर्थात ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर आप जाएंगे तो 1 से लेकर के 90 डिग्री तक रेखाएं खींची गई है। अर्थात 0 से ऊपर उत्तरी ध्रुव की ओर आप जाएंगे तो 90 रेखाएं जो विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं, ये 90 अक्षांश रेखाएं ऊपर है। और ठीक उसी तरह भूमध्य रेखा के नीचे जब आप आएंगे तो इधर भी 1 से लेकर के 90 तक अक्षांश रेखाएं खींची गई है। ये जो भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के जो बीचों बीच खींची गई भूमध्य रेखा है, यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इस भाग को गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा। यदि ये पूरा गोला है तो उस गोला का आधा गोलार्ध कहलाता है। और विषुवत रेखा अर्थात ये 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर वाला जो भाग है यह उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, जबकि नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये ऊपर वाला भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये एक प्रश्न पूछ लिया गया है, इन दोनों के बीच जहां से लेकर के यहां तक के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। इस पृथ्वी पर जो कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, सभी के सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रेखा ही है, कोई वास्तविक रेखा नहीं है। तो ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं वो कुछ न कुछ प्रदर्शित करती है। विषुवत रेखा से ऊपर जो ये मैं डॉट डॉट लाइन दिया हूँ, ये 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखाएं हैं ये कर्क रेखा कहलाता है। और इससे ऊपर जब आप जाएंगे 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। ये जो आर्कटिक रेखा है इससे ऊपर सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमा रहता है। ठीक वही बात नीचे भी होती है। अर्थात 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसे मकर रेखा कहते हैं और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है उसे आर्कटिक रेखा कहते हैं। अर्थात ये आर्कटिक वृत्त वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमा रहता है। चलिए अब हम इस पर जो कुछ प्रश्न बनते हैं उसको और उससे संबंधित कॉन्सेप्ट को हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये तो यहाँ जो खींचा गया है बीचों बीच रेखाएं, बीचों बीच जो खींची गई रेखा है वो 0 डिग्री अर्थात
भूमध्य रेखा है, सूर्य का चित्र बनाया है, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती है, अर्थात सूर्य की किरणें यहाँ बिल्कुल लंबवत पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर जब सूर्य की किरणें होती हैं 21 मार्च को और 23 सितंबर को, उस समय में पृथ्वी के दोनों तरफ अर्थात दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है, जिस कारण पूछ लिया जाता है प्रश्न कि समदिवारात्रि किसे कहते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब पृथ्वी के सभी भागों में दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे समदिवारात्रि कहते हैं। उसके साथ साथ 21 मार्च और 23 सितंबर को जब पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें चमक रही होती है, अर्थात लंबवत पड़ती है, इसी घटना को भूगोल में विषुव कहते हैं। और विषुव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वो विषुव जो है वो दो प्रकार के हैं, मैंने यहाँ लिखा है विषुव। एक है वसंत विषुव, जो वसंत विषुव होता है वो 21 मार्च को होता है, अर्थात 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। और शरद विषुव जो होता है वो 23 सितंबर को होता है, अर्थात 23 सितंबर को शरद विषुव, 21 मार्च को वसंत विषुव होता है। उसके बाद देखिए 21 मार्च के बाद 21 मार्च को सूर्य लंबवत पड़ता है कहाँ, भूमध्य रेखा पर, और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण हो जाती है। और उत्तरायण होने के बाद 21 जून को सूर्य पहुंचता है कहाँ, कर्क रेखा पर। और अर्थात कर्क रेखा पर पहुंचने के बाद पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ने लगती है। और यही कर्क रेखा जो हमारे भारत के भी बीचों बीच से गुजरती है, इस बात को हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है इस बात को देखेंगे, मानसून पढ़ाएंगे तो उसमें इस बात की जिक्र होगी। बड़ा ही रोचक तथ्य है ये। अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष, खास करके उत्तर भारत बिल्कुल गर्म हो जाता है यही कर्क रेखा के कारण। अर्थात 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में गर्मी ज्यादा पड़ती है। उसके बाद 21 जून के बाद सूर्य की किरणें धीरे धीरे पुनः दक्षिणायन होना प्रारंभ कर देती है और वो पहुंच जाती है 23 सितंबर को कहा, तो विषुवत रेखा। धीरे 22 दिसंबर को सूर्य पहुंच जाता है कहा, तो मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर सूर्य पहुंच जाता है तो मकर रेखा पर पहुंचने के बाद 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात लगभग 14 घंटा का दिन होता है। और उसी समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इसमें हम लोग देखें कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जिसके कारण ये जो 66.5 डिग्री नीचे और 66.5 डिग्री ऊपर जो अक्षांश रेखाएं हैं वहां तक प्रकाश सही से नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण इस क्षेत्र में हमेशा बर्फ जमा रहता है। प्रश्न है जहां से प्रश्न बार बार बनते हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है, तो यहाँ देखिए कि 0 से लेकर के ऊपर 90 तक है और यहाँ फिर नीचे 1 से लेकर के 90 तक है, अर्थात 90 नीचे और 90 ऊपर। तो 90 और 90 180, अर्थात 180। और यदि विषुवत रेखा को भी जोड़ा जाए तो दोनों मिलाकर के 181 होता है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। यदि 90 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर और नीचे दोनों 90 डिग्री अक्षांश रेखाओं को केवल बिंदु मान लिया जाए तो इसमें से हम लोग 2 घटा देंगे, अर्थात ये हो जाएगा कितना, 179। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं को डिग्री, मिनट एवं सेकंड के द्वारा दर्शाया जाता है। अर्थात अक्षांश रेखा जो है इसको डिग्री से भी दर्शाते हैं, मिनट से भी और सेकंड से भी दर्शाते हैं। उसके बाद है कि सबसे बड़ा वृत्त, यदि पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त, तो सबसे बड़ा वृत्त जो है वो विषुवतीय वृत्त है। ये सभी के सभी रेखाएं वृत्ताकार रूप में खींचा गया है, अर्थात ये जो भूमध्य रेखाएं हैं जो ये सबसे बड़ा वृत्त है। यदि पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे छोटा वृत्त कौन सा है, ये जो ध्रुवीय वृत्त है 90 डिग्री, ये पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश रेखाएं तापमान को भी प्रदर्शित करती है और
स्थिति को, किसी भी स्थान की स्थिति को बताती है कि वो स्थान कितने डिग्री अक्षांश के बीच स्थित है। उसके बाद इन सब चीजों को हमने चर्चा पहले ही कर दिया है कि विषुव पूछा जाए, विषुव कितने होते हैं तो 2। एक है वसंत विषुव जो 21 मार्च को, और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, अर्थात जिस समय सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर होती है। पूछा जाए कि समद्विवारात्रि कब होता है, तो जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रहा होता है तो उस समय में पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, जिसे समद्विवारात्रि कहते हैं। वो घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। पूछा जाए कि कर्क संक्रांति किसे कहते हैं, तो देखिए जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है तो उस घटना को कर्क संक्रांति कहते हैं, जबकि सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है, इस घटना को मकर संक्रांति कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और चीजों को मैंने आसानी से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये अक्षांश रेखा पर वीडियो था। मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो देशांतर रेखा के बारे में बताऊंगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।